तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना 6th टॉपिक विच इज़ सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने 5 टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन कैसे बनता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है मतलब एक चीज़ तो नहीं होगी ना, 2 चीज़ें तो होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, मैंने एक गिलास में पानी लिया। ठीक है, उस पानी में मैंने कुछ ऐड किया। ठीक है, एक पानी तो पहले ही होगा, फिर उसमें कुछ ऐड किया मैंने, जैसे मान लो मैंने शुगर ऐड की। ठीक है, तो अब दोनों मिलके बना रहे हैं क्या, सॉल्यूशन। बट जो जैसे इसमें वाटर था पहले से, तो उस वाटर को मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी सोलवेंट। जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट, और जो हम उसमें ऐड करते हैं जो कि उससे थोड़ा कम अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस whose composition can be varied with certain limits is called solution. When solution is composed, जब solution जो है उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट हों तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। जैसे मैंने अभी बताया वाटर और शुगर 2 ही है ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाइनरी सोल्यूशन। और फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, ये इन्होंने कुछ भी दे दिया। सिमिलरली अगर किसी सोल्यूशन में 3 कंपोनेंट है तो उसको हम बोलेंगे टर्नरी सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl और वाटर। तो बाइनरी सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। जो स्मॉल प्रोपोर्शन में होगा वो सोल्यूट, और जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा वो सोलवेंट। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर इज अ बाइनरी सोल्यूशन, यहाँ पे शुगर सोल्यूट है एंड वाटर सोलवेंट है। समझ में आ गया। अब बेटर सोलवेंट इज वन, बेटर सोलवेंट वो होता है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई हो। ठीक है, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सोलवेंट है बिकॉज इट हैज अ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर स्टेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर, बाइनरी सोल्यूशन को हम क्लासीफाई करते हैं इस तरह से। देखो नेचर की बात करें अगर हम, तो 3 तरह की होंगे, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसियस फॉर्म में होगा। फिर सोल्यूट है यहाँ पे, फिर सोलवेंट है। देखो बेसिकली हम सोल्यूशन बनाएंगे, पहले हम सॉलिड सोल्यूशन बनाएंगे। देखो अगर मेरे पास सोलवेंट, मतलब याद रखो जो ज्यादा अमाउंट में है, अगर मेरे पास जो ज्यादा अमाउंट वाला कंपाउंड है वो सॉलिड है, अगर वो सॉलिड है और उसमें सोल्यूट कोई भी हम, जैसे अगर मैंने सॉलिड में गैस ऐड की तो उसका एग्जाम्पल होगा, जैसे मैंने पैलेडियम में हाइड्रोजन डाल दी। फिर सॉलिड में अगर मैंने लिक्विड डाल दिया कुछ, तो मतलब उसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे मरकरी लिक्विड होती है ना, तो उसको मैंने जिंक अमलगम में डाल दिया जो कि सॉलिड था। तो इसी तरह से सॉलिड में सॉलिड डाल दिया तो काफी सारे अलॉयज बन सकते हैं। इसी तरह से फिर हम सॉल्वेंट को लिक्विड ले लें, अगर मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड में मैंने गैस को ऐड किया तो उसका एग्जाम्पल ये हो गया। फिर ऐसे ही ये सारे दे रखे हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हैं ये। फिर मेरे पास है सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर रख दिया हमने, ठीक है, और उस टेम्परेचर पे हम उसमें और ज्यादा अमाउंट सोल्यूट की ऐड नहीं कर पा रहे हैं, वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलेंगे कि हम, ये क्या बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे कई बार आपको लैब में होता है कि मान लो बोल देते कि KCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ, तो उसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा पानी लिया उसमें KCl ऐड किया। अब उसमें KCl तब तक ऐड करना है जब तक कि वो घुलना बंद ना हो जाए, यानी उसकी क्षमता खत्म ना हो जाए कि अब इसमें और नहीं ऐड हो सकता, तो हम उसको बोल देंगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। फिर बात करें अनसैचुरेटेड की, तो इसमें हम और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, मान लो मैंने पहले डिसोल्व कर दिया, अब वो होना बंद हो गया तो मतलब वो बन गया सैचुरेटेड। फिर मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा हीट कर दिया, हीट करने से क्या होगा, उसमें थोड़ा और घुल सकता है, तो अब वो बन गया अनसैचुरेटेड। फिर एक होता है सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, इज वन दैट इज मोर कंसनट्रेटेड, जो ज्यादा और ज्यादा कंसनट्रेटेड हो देन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो उसको हम बोल देंगे कि वो सुपर सैचुरेटेड है।
फिर आता है डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें जो सोल्यूट की अमाउंट है वो कम हो, ठीक है, कंपेयर टू द मास ऑफ द सोलवेंट, मतलब सोलवेंट ज़्यादा हो, सोल्यूट कम हो। और कंसनट्रेटेड में सोल्यूट जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोलवेंट। जैसे एसिड होता है, एक होता है डाइल्यूट H2SO4, एक होता है कंसनट्रेटेड H2SO4। तो उनमें से खतरनाक कौन सा है, कंसनट्रेटेड, क्योंकि उसमें सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, मिक्स कम, मतलब उसमें मिलावट कम है एक तरह से। तो कंसनट्रेटेड वाला ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू डाइल्यूट। तो समझ आ गया दोनों का मतलब क्या है। फिर आता है सोल्यूबिलिटी क्या होती है। तो मैक्सिमम कितना हम सोल्यूट जो है वो इन ग्राम्स विच कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम सोलवेंट, 100 ग्राम सोलवेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट हम सोल्यूट की ऐड कर सकते हैं एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको हम बोलते हैं कि उसकी सोल्यूबिलिटी है उस सोल्यूट की। ये इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इनटू में 100। जो किसी भी सब्सटेंस की जो सोल्यूबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट के और सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी। और जो सोल्यूबिलिटी है सब्सटेंस की वो इंक्रीज होती रहती है कॉन्टिन्यूसली जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो वही मैंने बताया कि अगर मिक्स होना बंद हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। तो हीट करने से उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, तो वो और ज़्यादा डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इफ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल द डिसोल्यूशन ऑफ NaNO3, KNO3, NaCl, KCl इन वाटर। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो अगर आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं पता, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक उसका उल्टा होगा जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सो देयर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये एक्सोथर्मिक इन नेचर कब होती है, जब सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज हो जब विद इंक्रीज इन नेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो सोल्यूबिलिटी है सीरियम सल्फेट की और लिथियम कार्बोनेट की और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, इनकी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये इनमें तो ये तो फैक्ट ही है, इसका समझाना क्या, ठीक है। नेक्स्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ NaSO4.10H2O फर्स्ट इंक्रीज होती है यहाँ तक, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये रिएक्शन बता रखी है यहाँ पे। फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इनमें समझाने का क्या है। देखो द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वही बात बार बार रिपीट की जा रही है। बिकॉज द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। इनको पढ़ लेना, इनमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मतलब बाइंड टुगेदर, ठीक है। कोलिगेटिव का मतलब क्या है, बाइंड टुगेदर। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं ये एक आइडियल सॉल्यूशन, ये दोज प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, जो कि डिसोल्व हो रहा है किसी सोलवेंट में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, बट उसके नेचर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूट कैसा भी हो। सिर्फ फर्क किससे पड़ता है, नंबर से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। फर्स्ट होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना इसमें दे रखा है वही पढ़ लो बस, क्योंकि ये इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं मेरे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है।
तो दीज आर द मेम्ब्रेन विच अलो ओनली द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल थ्रू दैम। मतलब कि ऐसी एक इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब रियल में तो नहीं होती है बट ये एक इमेजिनरी सी होती है एक लाइन, जो कि अपने आप में से सिर्फ किसको मूव होने देती है, सोलवेंट मॉलिक्यूल को। दीज मे बी नेचुरली अकरिंग सच एज, ये नेचुरली भी मिल सकते हैं हम, जैसे ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। फिर एक होती है केमिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड कॉपर सल्फेट आर मिक्सड इन अ पोरस पोट, जब इन दोनों को हमने एक पोरस पोट में मिक्स किया तो एक जेलेटिन प्रेसिपिटेट बन जाता है कॉपर फेरोसाइनाइड का। फिल द पोर्स ऑफ द पोरस पोट एंड एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि ओस्मोसिस क्या होती है, ओस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, फ्लो होना किसका, सोलवेंट मॉलिक्यूल का फ्रॉम द सोलवेंट टू द सोल्यूशन और फ्रॉम द लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे बीच में होती है। अब एक तरफ क्या है, लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है, और एक तरफ मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। तो जो ओस्मोसिस प्रोसेस होती है वो हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ होती है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल हम देते हैं वो ये होता है कि जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर को मैं अगर छोड़ दूं तो वो किस तरफ भागेगा, अगर एक तरफ रिवर है तो कहाँ भागेगा, जहाँ पे ज़्यादा पानी है। तो कम वाली चीज़ जो है वो हमेशा कहाँ भागती है, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ हो, ठीक है। तो ये ओस्मोसिस होती है हमारे पास। और ये जो बीच में बनी हुई है ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू सोलवेंट पास होता है, ठीक है। तो ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो बेसिक डिफरेंस है ओस्मोटिक और डिफ्यूजन के बीच में वो क्या है, ओस्मोसिस में क्या होता है, ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है एंड दैट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट डिफ्यूजन में फ्लो तो होता है सोलवेंट का एज वेल एज सोल्यूट मॉलिक्यूल का भी मूवमेंट होता है डायरेक्टली इनटू ईच अदर, ठीक है। इसमें सोलवेंट का होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, बट डिफ्यूजन में क्या होगा, सोलवेंट का भी और सोल्यूट का भी दोनों का मूवमेंट होगा डायरेक्टली बिना किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। ये डिफरेंस होता है सोल्यूट एंड सोलवेंट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंड पॉइंट इसका कि ओस्मोसिस जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, बट डिफ्यूजन जो है वो हायर से लोअर की तरफ होता है, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन जो है एक होमोजीनियस सोल्यूशन होता है जिसमें जो साइज है सोल्यूट पार्टिकल का वो 10 की पावर -9 मीटर से भी कम होता है, ठीक है। In true solution, the solute particle and solvent molecule cannot be distinguished under even a microscope. True solution मतलब क्या है, एक ऐसा होमोजीनियस सोल्यूशन है जो कि हम माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते कि ये अलग है इसमें कुछ। जैसे अगर हम वाटर में सोल्ट को घोल दें NaCl को, तो वो इतना मिक्स हो जाता है एक दूसरे में कि हमें माइक्रोस्कोप से भी देखने में पता नहीं चलता कि इसके अंदर सोल्ट और वाटर है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जो इतना ज़्यादा मिक्स हो जाए, ठीक है। सस्पेंशन क्या होती है, सस्पेंशन जो है वो एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसमें जो साइज है वो कितना 10 की पावर -6 मीटर होता है सोल्यूट पार्टिकल का, और द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू, और इसमें हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू सॉल्यूशन का उल्टा हो गया एक तरह से, सस्पेंशन। फिर एक हमारे पास होता है कोलोइडल सोल्यूशन। कोलोइडल सोल्यूशन क्या होता है, ये भी एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है जिसमें जो पार्टिकल का साइज है ऑफ डिस्पर्स्ड फेस वो लाई करता है 10 की पावर -9 से 10 की पावर -6 मीटर के बीच में। और जो कोलोइडल पार्टिकल हैं पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है।
और जो कोलोइडल पार्टिकल हैं कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज बट दे कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। तो जो ट्रू सोल्यूशन था, इनको हम माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते थे, इनको देख सकते थे, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बट सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो वो होता है हमारे पास कोलोइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट, डिस्पर्जन सिस्टम। डिस्पर्जन सिस्टम क्या होता है? A system consists of a substance distributed as well as small particle of a solid, droplets or liquid or tiny bubbles of gas in a suitable medium is called dispersion system। ठीक है, नाम से पता चला डिस्पर्जन यानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है इसको हम डिस्पर्स्ड फेस भी बोलते हैं। वेयर एज द मीडियम इन विच इट इज डिस्पर्स, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्जन सिस्टम, मीडियम। नेक्स्ट है सोल्स। क्या होती हैं सोल्स? द कोलाइडल सिस्टम विच विथ सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेस और लिक्विड एज डिस्पर्स्ड मीडियम आर नोन एज सोल्स। सोल्स क्या है? एक ऐसा कोलाइडल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें जो सॉलिड हैं वो तो होते हैं डिस्पर्स्ड फेस में, ठीक है, और जो लिक्विड हैं वो होते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम में। रबर ग्लव्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रबर सोल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, एरोसोल्स क्या होते हैं? कोलोइडल सिस्टम विद सॉलिड और लिक्विड एज डिस्पर्स्ड फेस, गैस, डिस्पर्स्ड मीडियम। इसमें जो सॉलिड या लिक्विड जो है इसमें डिस्पर्स्ड फेस होता है और जो गैस है वो डिस्पर्स्ड मीडियम होता है, उसको हम एरोसोल्स बोलते हैं। ठीक है, इन स्मोक जो डिस्पर्स्ड फेस है वो सॉलिड होता है एंड डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो गैस होता है। तो इसमें समझाने का कुछ नहीं है, बस पढ़ के ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर होता है फोम। फोम क्या है? फोम जो है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस गैस होती है और डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड होता है। ठीक है, फिर आता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? जिगजैग मोशन को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो जो जिगजैग मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स, अगर कोलाइडल पार्टिकल जिगजैग मोशन करें डिस्पर्जन मीडियम में कोलाइडल सॉल्यूशन के, तो उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। और ये किस वजह से होता है? अनइक्वल बम्बार्डमेंट जब हम करें मूविंग पार्टिकल्स की, ठीक है, तो उससे ये ब्राउनियन मोशन होता है। फिर आता है नेक्स्ट मेरे पास टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब एक बीम ऑफ लाइट को हम पास करते हैं एक कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनको हम देख सकते हैं, उनको हम देख पाते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, फिर आता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ अ कोलोइडल फ्रॉम द क्रिस्टलॉइड्स बाय डिफ्यूजन और मिक्सचर ऑफ मिक्सचर थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन इज नोन एज डायलिसिस। तो इसमें हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसमें प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। फिर नेक्स्ट है कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होती है? द कोलोइडल पार्टिकल आर जो हैं वो आइदर या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट को जब हम ऐड करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम ऐड करते हैं तो जो पार्टिकल है ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन टेक अप द oppositively charged ion by adding the electrolyte and get neutralized। ठीक है, जब हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया तो अपोजिटली चार्ज आयन बन जाते हैं और फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल, चार्ज जीरो। द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड द कोगुलेशन। तो जो ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया आयंस का, जो आयंस रिस्पॉन्सिबल है ना इस न्यूट्रलाइजेशन के लिए कोलोइडल पार्टिकल्स पे, उनको हम बोलते हैं कि वो कोगुलेटिंग आयंस हैं और फ्लोकुलेटिंग आयंस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोगुलेशन। सो बेसिकली चार्ज का चक्कर है इसमें सारा। ठीक है, फिर एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ अ कोलोइडल पार्टिकल टुवर्ड द पार्टिकल इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कोलोइडल पार्टिकल मूव करते हैं किसकी तरफ?
टुवर्ड अ पार्टिकल इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, जब मूवमेंट करते हैं कोलोइडल पार्टिकल इलेक्ट्रोड की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे एसिड बेस और सोल्ट्स को, ठीक है।